यस सर। एक और क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट, नीचे से दिया हुआ है फिर आगे चलते हैं। ठीक है। The falling nitrate gives metal and oxygen. NO3, AgNO3, CuNO gives metal, AgNO3. ये क्योंकि ये नेटिव मेटल है। ठीक है ना। हाँ। अभी आपने किया, अभी क्वेश्चन हो गया, अब यही चीज याद रहे वही हो पाए वही। एग्जाम में। समझ रहे हैं। फॉरन तो आप बहुत अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को, लेकिन मसला सारा याद रखने वाला है जो फंस रहा है। चलिए, हाँ सर। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज मेटल बाई कार्बोनेट। ये भी तो पॉली एटॉमिक है। हाँ। ठीक है। तो मेटल बाई कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो ये बन जाता है मेटल कार्बोनेट। ओके। हाँ और सर। साथ में देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बोलो बेटा, क्लियर है। हाँ सर। और मेटल कार्बोनेट को वापस हीट कर दूं मैं, तब क्या हो जाएगा? अगर हम मेटल कार्बोनेट को फिर सेट करें तो बन जाएंगे CO2 और मेटल ऑक्साइड। यस, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। लेकिन पूरा आंसर नहीं बताया, अभी भी आंसर इनकम्प्लीट है, पूरा कब होगा? बोलिए। मेटल ऑक्साइड और CO2 और क्या? एक्सेप्ट व्हाट? सोडियम, ओ, पोटेशियम, सोडियम। अच्छा, हीलियम, फर्स्ट फैमिली ऐसे। अच्छा यार, लिथियम। तो पता नहीं था ऐसे बोल रहे हैं। ओके। भाई तो तभी तो अब आपने सारे मेटल का थोड़ी हो जाएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन वाला तो आपको बताना पड़ेगा ना, वरना आंसर कंप्लीट कहाँ हुआ। वही। ठीक है। अब जल्दी से आप मुझे यस दो सर। रिएक्शन लिख करके बता दीजिए। कोई भी दो मेटल लेकर के ये रिएक्शन करा दीजिए। अपनी नोटबुक में लिखिए, फोटो खींच के भेजिए, अप्लाई करिए जल्दी से। तो यहाँ पे हाँ हमारा सर, एक सर। काम खत्म हो जाएगा। हरी अप। हमें कोई भी दो मेटल लिखने हैं, मेटल बाई हम्म। कार्बोनेट। हम्म। ठीक है। एक रिएक्शन तो लिख लेना ताकि कम से कम नोटबुक में लिखा रहे। हीट करने पे क्या बनेगा इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और अगर हम CO3 को अगर हम हीट करेंगे जो मैं तो बनेगा फर्दर हीट CaO कर प्लस CO। दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और याद दहानी के लिए एक इसका भी लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई। हम्म। रुबियम बाई कार्बोनेट। इसको हीट करने पे बताइए क्या बनेगा? Rb2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O और इसको फिर कुछ किया आर होगा बी उसमें। टू सी ओ थ्री प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है। फर्दर हीटिंग पे हाँ सर। नो रिएक्शन, मेल्टिंग, नो रिएक्शन।
ये हो गया हमारा। अब आपको इससे प्रोडक्ट पूछ करके आपसे जो है वो सॉल्ट पूछ सकता है कौन सा है। ठीक है ना, प्रोडक्ट में हम्म। उसने कहा कि वो मेटल ऑक्साइड भी बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बना रहा है। तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा तो इसका मतलब वो एल्कली मेटल तो नहीं है। ठीक है ना। हाँ। तो ये आपसे वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमारा पॉली एटॉमिक खत्म होता है। आज हम लोग मोनो एटॉमिक को खत्म कर लेते हैं, वो बहुत शॉर्ट है। तो ठीक है। हेडिंग डालिए, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक। सॉल्व। आयोनिक सॉल्ट। तो इसमें बेटा क्या होगा? देखिए, मेटल और कोई भी मोनो एटम, एक्स से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ले लिया। और मोनो एटॉमिक में ज्यादातर हम लोग हेलोजन को डील करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा। इसको मैंने हीट किया तो हमें क्या मिलेगा? मेटल आयन प्लस एलाइड आयन। ओके सर। ठीक है ना। ओके। हम्म। और ये डिपेंड करता है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा? जल्दी से मुझे बताइए डेफिनेशन। व्हाट इज लैटिस तो एनर्जी? लैटिस एनर्जी। सर अब मैं डेफिनेशन, एक मिनट सर। अपने वर्ड्स में बता दीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, हाँ, जैसे चाहे। कि जब एक कंपाउंड बनता है तो अ, एक क्रिस्टल की तरह, क्रिस्टल लैटिस की तरह बन जाता है। तो उस कम वो जो एक स्ट्रक्चर बनता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बना के, आयोनिक कंपाउंड के, उसको जो कहते हैं लैटिस कहते हैं। उसमें जो एनर्जी होती है लैटिस एनर्जी कहते हैं। हम्म। तो इसको अब लिख लीजिए आप, क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड भी याद रहना चाहिए। When one ओके सर। mole of ionic compound is formed, बोल बोल के लिखिए ताकि मुझे पता चलता रहे। एंड वन मतलब आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड From its gaseous ions, फ्रॉम इट्स gaseous ions। the energy released The energy release। is called lattice energy। बस, आयनिक कंपाउंड आपने बोल दिया तो वो लैटिस स्ट्रक्चर और सारी चीजें वो सब आ गया उसके अंदर। ठीक है ना। अब ओके सर। बनाना किससे है? भाई बनाने को तो आप जो है कंपाउंड से भी, कोई दूसरा कंपाउंड से भी बना सकते हैं। नहीं, गैसियस आयंस वाली स्टेज में जब आयंस मौजूद है, कटायन एंड एनायन, उससे जब बन रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो यानी मान लीजिए ये गैसियस आयंस है, ये क्या है? ये गैसियस आयंस है। इससे अगर मैं ये आयनिक कंपाउंड बनाऊं तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ही लैटिस एनर्जी कहलाएगी। और उस आयन को ब्रेक, मतलब उस आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करके आयंस में कन्वर्ट करना हो तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो भी लैटिस एनर्जी के बराबर ही होगी।
हाँ सर। ठीक है ना। तो ये हो गई बेसिक सी बात लैटिस एनर्जी की। अब लैटिस एनर्जी निकाली कैसे जाती है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है लैटिस एनर्जी का, वो हम ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स पढ़ेंगे। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फिर पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाली हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। क्या था फॉर्मूला? के Q1 Q2 ओ, अपॉन R² नो आर। आर स्क्वायर तो ओके। फोर्स था, इसीलिए तो मैं रुक गया था। मैंने कहा देखूं इसको अच्छा। बोलते हैं यार बोलते हैं। एनर्जी में सिर्फ आर आता है, फोर्स में ओके सर। इसमें आता है। ठीक है सर। ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है फ्रॉम हेयर। लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? इंक्रीज करेगी अगर चार्जेस आज बढ़ेगा। इंक्रीज करेंगे। लैटिस एनर्जी इंक्रीज करेगी अगर डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ सर। और आर क्या है यहाँ पे बताइए बेटा, व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन अब द कैटायन एंड एनायन। हाँ सर। तो आर सी लिख लीजिए एक को, और एक को आर ए लिख लीजिए। बस हो गया आर। ओके सर। और ये हमने देख ही लिया है कि लैटिस एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो थर्मल स्टेबिलिटी, बोलिए, इंक्रीज। इंक्रीज करेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड। हाँ सर। वेरी वेरी गुड। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि ये आसान टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं कि लिथियम फ्लोराइड आपने लिया, फिर सोडियम फ्लोराइड लिया, फिर पोटेशियम फ्लोराइड लिया, फिर रुबिडियम लिया, और फिर सीजियम लिया। मुझे बताइए लैटिस एनर्जी का ऑर्डर या थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। लैटिस एनर्जी ऑब्लिक थर्मल स्टेबिलिटी दोनों का ऑर्डर एक ही होगा, तो इसलिए कुछ भी कह सकता हूं मैं वो। हम्म। ठीक है। वेरी सिंपल, चार्ज तो सेम है, हाँ। हाँ सर। तो क्या चीज चेंज हो रही है? मतलब आर थर्मल हो रहा है। स्टेबिलिटी चेंज हो रही है, तो आर मतलब सी एफ सब कुछ ज्यादा होगी। किसकी सबसे ज्यादा होगी? CSF। नो, कैसे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट सर। सीएस का साइज तो बड़ा हो गया ना, तो आर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी ओह, कम हो तो जाएगी। कम हो गया सर सर, तो मतलब हाँ, लिथियम सबसे ज्यादा होगा, फिर सोडियम को, फिर ये हाँ, माय बैड। कहीं दिमाग और चला गया था क्या? नहीं नहीं ऐसा चलिए, अगर मैं यही उल्टा कर दूं तब जो है पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, तो बताइए क्या हो जाएगा? ओके। पोटेशियम तो मतलब जितना एनायन का चार्ज, मतलब साइज बढ़ेगा, तो मतलब के कब से ज्यादा होगा? हाँ, सबसे ज्यादा किसका होगा? एफ। KF का। क्योंकि चार्ज सब में बराबर है, डिस्टेंस जो है, जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आर ए वाला पार्ट बढ़ रहा है यहाँ पे, यानी आर बढ़ रहा है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा।
इस वाले में बताइए। ये क्या है? ओके। ये ऑक्साइड है। नहीं मतलब हाँ, एटॉमिक ही तो हुआ थोड़ा ना सा ये। अलग। एनायन जो है वो मोनो सबसे ज्यादा एटॉमिक। होगा सर। हाँ सर। सबसे ज्यादा होगा सर नाइट्रोजन का। सॉरी, नाइट्रोजन नहीं है, लिथियम का। हीलियम है ये ऑर्डर हो। क्या है सर वो? रुबिडियम है ना। आरबी। पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सोडियम तो ऑक्साइड। सेकंड वाला क्या है? सोडियम ऑक्साइड भाई लिथियम फैमिली में क्या मेरे को आता लग मेरे को लगा वो नाइट्रोजन था। अच्छा, है? वो तो N2 लिख आपको, दिया था आपने। आप जो है वो समझ लिया करिए ना, इतनी छोटी गलती को पकड़ा मत करा ठीक है करिए। सर। हम ग्रुप की ठीक है बात सर। कर रहे हैं तो नाइट्रोजन कहाँ से आ जाएगा। लिथियम सबसे ज्यादा होगा सर ऐसे। ठीक है। चलिए हाँ। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। लिथियम 3N, सोडियम 3N, पोटेशियम 3N, रुबिडियम 3N। बताइए। यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज है। सब में चार्ज हाँ तो सेम ही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, साइज बड़ा लिथियम का ज्यादा होगा इसमें भी। बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, लैटिस एनर्जी कम यस सर। होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। हाँ सर। बोलिए मुश्किल है। नहीं सर। अब देखिए मैं इसका एक आपको सुपर सुपर या सुपर डुपर ट्रिक बता दूं बता दीजिए सर। याद रखने की। देखिए, अगर पोली एटॉमिक है, एनायन है, सुपर डुपर है ये बिल्कुल, तो ठीक है सर। हमेशा ट्रेंड ये वाला होगा, डाउन द ग्रुप। मोनो एटॉमिक है तो हमेशा ट्रेंड ये वाला होगा। वो सारी चीजें तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए थी, और एग्जाम में करने के लिए यही काफी है। ठीक है सर। चेक करिए, देखिए ऐसा ही है नहीं है, ऊपर से नीचे एक निगाह हाँ डाल। सर, ऐसे ही है सर। ठीक है। हाँ, द मोनोटॉमिक ग्रुप बिल्कुल है। हाँ ठीक है। हमेशा पॉली एटॉमिक में ये वाला ट्रेंड होगा, जितना हाँ नीचे सर। गिरेंगे उतना थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और मोनो एटॉमिक में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर यस सर। होगी बात बेटा। यस सर। एक बार इस कॉन्सेप्ट को सामने रख करके रिवाइज कर लिएगा। तो मोनो भी कर लिया, पोली भी कर लिया, लास्ट हमारा रह गया है डाई एटॉमिक वाला, तो उसको और कर लेते हैं। ओके सर। ठीक। डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक में हम लोग जो डील करेंगे स्पेशली वो O2, O2, OH। ये दोनों O2 में क्या फर्क है, एक में 2 नेगेटिव चार्ज है और एक में 1 नेगेटिव चार्ज है। दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, दोनों का क्या डिफरेंस है, क्या नाम है, कुछ है याद। एक मिनट सर। O2 2 माइनस। O2 O का मेरे को याद है सुपर ऑक्साइड था। O2 2 माइनस का आई थिंक फिर ऑक्साइड था। इसमें एक ऑक्सीजन और के ऊपर कितना चार्ज आएगा, O2 2 माइनस पे एक चार्ज आएगा, और एक चार्ज हाँ जब सर, होता है तो वो पर ऑक्साइड हो जाता है। ये मैं तो हम वही तो कहा सर, बार फिर बार देख रहे ऑक्साइड। हैं। और इसमें हिस्से में कितना आएगा, हाफ आएगा। हाफ आएगा तो सुपर हाफ ऑक्साइड। वाला जो है वो सुपर हो जाएगा। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं सुपर ऑक्साइड का कोई। KO2। KO2। यस, वेरी गुड। और पर ऑक्साइड का H2O2। Na2O2 या H2O2 भी है, राइट। ठीक है।
अब ओके देखिए, सर। इसको याद रखने के लिए आपको क्या समझना है। ये बिहेव करते हैं एज ए पोली एटॉमिक। ओके सर। कैसे बिहेव करते हैं? एज ए पोल। पोली एटॉमिक। तो फिर मैंने अलग से क्यों बताया इसको? वहीं पे सर बता दिए होते कि पॉली एटॉमिक में कंसीडर करेंगे, इसको आसान रहता। ये पॉली एटॉमिक बिहेव करते हैं फॉर थर्मल स्टेबिलिटी। लेकिन बेटा यही मोनो एटॉमिक की भी तरह बिहेव करते हैं, इसलिए मैंने अलग बताया। तो मोनो एटॉमिक के लिए कब बिहेव करते हैं ये? जब हम इन सॉल्ट्स की सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे। बोलिए, मेरी बात क्लियर हुई? हाँ सर। यानी डाई एटॉमिक वाले बड़े दुरंगे होते हैं, बड़े फितरती होते हैं। कभी पोली एटॉमिक बन जाते हैं, कभी डाई एटॉमिक, कभी मोनो एटॉमिक बन जाते हैं। तो थर्मल स्टेबिलिटी में तो पोली एटॉमिक बन जाते हैं, और सोल्यूबिलिटी में ये मोनो एटॉमिक बन जाते हैं। एम आई यस सर। क्लियर? हाँ सर। गुड। अब आ जाइए नेक्स्ट। थोड़ा सा ऑक्साइड्स के बारे में हम लोग एंड एसिडिक कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो देखिए बेटा, इसमें क्या होगा। मान लिए ये मेटल लिया आपने, ये ऑक्सीजन लिया, मेटल ऑक्साइड हो गया। ओके। हाँ सर। बल्कि ऐसे लिखने की बजाय मेटल ऑक्साइड लिखा जाए, वही सही रहता है ना। अगर +1 चार्ज होगा तब, +2 चार्ज होगा तब। तो मेटल ऑक्साइड लिखते हैं, मेटल। ओके सर। इसको मैंने क्या किया, पानी में डाला। एसिडिक नेचर तो पानी में ही तो शो करेगा। तो ये क्या बनाते हैं पानी में? मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके। यस दो सर। ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, दो OH ग्रुप लग जाएंगे। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इसका कब होगा? अगर मैंने शुरू में जो कार्बोनेट यानी थर्मल स्टेबिलिटी के लिए कॉन्सेप्ट बताया था, वो थोड़ा सा अप्लाई करें तो आप आइडिया लगा सकते हैं। हम्म। इस मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो क्या करेगा ये? इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा। अब अट्रैक्ट करेगा। यस सर। खींच लेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। जब ये खींचेगा तो ऑक्सीजन पगला जाएगा, वो कमजोर आदमी जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, उससे खींच लेगा। और जब उससे खींचेगा तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। बोलिए। और जब रिलीज हो जाएगा तो बेटा क्या बना देगा ये? मेटल ऑक्साइड +H+। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप मतलब बताइए, इससे क्या समझ में आया? कि अगर सर इससे मैं समझ पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है ज्यादा है तो तो मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो एसिडिक कैरेक्टर, यस वेरी गुड, कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है।
ओके। पर मेटल ऑक्साइड तो मतलब मोस्टली बेसिक ही तो होता है ना सर? यू आर राइट, यू आर राइट, लेकिन हम आपको एसिडिक वाले भी दिखाएंगे। मोस्टली आपने वर्ड ठीक है यूज सर। कर दिया तो आप राइट हो गए। अब जैसे ठीक सबसे है सर। पहले हम फर्स्ट ग्रुप के सारे मेटल ऑक्साइड जल्दी से लिख डालिए। लिथियम ऑक्साइड, सोडियम Na2O, ऑक्साइड, K2O, Rb2O। रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड। ऑर्डर बताइए जल्दी से इसमें एसिडिक कैरेक्टर का। सर लिथियम का ज्यादा होगा, फिर सोडियम का, फिर यस, पोटेशियम का, फिर सोडियम का। ये ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर लिथियम में होगा कंपैरेटिवली। हाँ सर। ठीक है। जल्दी से एल्कलाइन अर्थ मेटल का बताइए। सर सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट बेरिलियम वाला का। लिखूंगा और लास्ट वाला सर लिखूंगा। हम फ्रांशियम और रेडियम का भी क्यों नहीं लिखते सर? क्योंकि बेटा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, तो उनका स्टडी इस ग्रुप में रखा गया है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत कम स्टडी हो पाती है, स्टेबल नहीं सर होते ना ये। डाउट था मेरा, हाँ बेटा। जो टेक्नीशियम होता है सर 43, वो रेडियो एक्टिव क्यों होता है, पर उसके बाकी वाले तो कुछ रेडियो एक्टिव नहीं होते? हाँ, यू आर राइट। तो बेटा इसका आंसर हमको मिलेगा 12th के चैप्टर न्यूक्लियस में, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे हम लोग। तो हाँ दिस सर। सीक्रेट लाइज इन न्यूक्लियस। एंड ठीक है सर। न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स सब एक ही स्मॉल स्पेस में होते हैं, 10⁻⁻15 रेडियस के अंदर। तो उनके बीच में हाँ रिपल्शन सर। बहुत हाई होता है, लेकिन फिर उनको उसके एक बाद। एनर्जी भी, भाई उनको सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, लेकिन हाँ सर। न्यूक्लियर फोर्स उनको जोड़ के भी रखती है। वो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ से आती है? तो वो बाइंडिंग एनर्जी से आती है। वो बाइंडिंग एनर्जी कैसे आती है, तो वो सारी डिटेल वहां पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। इस हाँ सर। बेरिलियम के बारे में बेटा इतना याद रख लीजिए कि ये एम्फोट्रिक होता है। ठीक है सर, मतलब एसिडिक बेसिक दोनों होते दोनों काम करता है। अब देखिए, आप इधर आए लेफ्ट में, ये वाला तो 100% सारे ही बेसिक होते हैं, फर्स्ट एल्कली वाला, लेकिन इसमें ये पहला वाला जो होता है वो एम्फोट्रिक हो गया। ठीक है। हाँ, हैं। ओके सर। क्लियर। और अगर इन दोनों मेटल के बीच में पूछ ले कौन ज्यादा बेसिक है, तो हम क्या कहेंगे? कौन ज्यादा एसिडिक है? ये वाला ज्यादा एसिडिक है। आपस में ठीक अगर है सर। कंपेयर करना के लिए कह दे। ठीक है। ओके, चलो बेटा आगे। ओके। ठीक है सर। अब देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेटल ऑक्साइड का। निकिल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड बेरियम ऑक्साइड। इनमें बताइए एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। um Ni। तो ये वाला तो हमको सर वो। मालूम है, ये तो अभी पढ़ा है हमने। स्ट्रोंशियम, हाँ सर। कैल्शियम, ये बेरियम। Ni क्या है सर? Ni निकिल। ओ, निकल। ओके ओके ओके। निकिल जो है इसका पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है इन सब में। ये वो प्लैटिनम ग्रुप से है सर? इसके अंदर देखिए, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 4s2। और हाँ इसमें सर। भी 4s2 होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होता है ये। इससे ज्यादा क्यों होता है? ओ, क्योंकि वो ज्यादा, उसको ज्यादा एटॉमिक नंबर मतलब ज्यादा क्योंकि प्रोटॉन इसके मतलब रेडियस से अंदर कम है। डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके सर। तो क्या हो जाएगा इससे, चलिए बताइए। सर डी इलेक्ट्रॉन 8 होने की वजह से इसमें एक्स्ट्रा 8 मतलब। प्रोटॉन बढ़ जाएंगे न्यूक्लियस में,
हाँ सर। और डी ऑर्बिटल क्या है? डी ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। हर जगह हाँ देखिए सर। ये कॉन्सेप्ट लगेगा, इसीलिए मैंने पढ़ाया है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। पुअर हाँ सर। शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से ये क्या करेगा, ये इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। हम्म। न्यूक्लियस का बाहर वाले जेड इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? हाँ सर, बढ़ जाएगा सर। इसलिए क्या हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है सर। पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। जो एनायन होगा उसको अच्छे से पोलराइज करेगा, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज बढ़ गया ना, तो इसको ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर लेगा, पोलराइज कर देगा। यस सर। ओके सर। अभी तो कम से कम ये बात मैं आपको 20 बार और बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में। फिर आप कहेंगे सर मुझे बिल्कुल ही, सोते हुए भी पूछ लेंगे तो भी याद रहेगा, तब छोड़ूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये जेड इफेक्टिव यस सर। की वजह से यहाँ पर, क्योंकि डी ऑर्बिटल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, उसकी वजह से प्रोटॉन न्यूक्लियस में 8 एक्स्ट्रा हो गए हैं कैल्शियम के मुकाबले में। और डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को और क्या नाम देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग है। ये ज्यादा क्यों होता है, रीजन क्या है इसका बताइए? क्योंकि डी ऑर्बिटल का डिफ्यूज नेचर ज्यादा होता है, ये ज्यादा डिफ्यूज होता ओके सर। है ना। एफ का सबसे ज्यादा होता है डिफ्यूज नेचर, डी का उससे कम। हाँ सर। तो इस वजह से ये होता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से लास्ट टॉपिक और लास्ट पॉइंट जो है वो हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी इसी में पढ़ लेते हैं। ठीक है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो देखिए इसका बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। मान लीजिए मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड लिया, इसको पानी में जैसे ही आप डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2SO4 में। ठीक है, ओके सर। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, और हम जानते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए सल्फर, ये सल्फ्यूरिक एसिड का, SOH, ओ। और SOH और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। अब मुझे H निकालना है, तो बताइए कैसे निकलेगा H? अगर ये मेरा सल्फर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो क्या करेगा ये, इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, और हाइड्रोजन टूट जाए। तो ये ऑक्सीजन इसको खींचेगा, तो ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। तो मैं ये ओके सर। कह सकता हूं कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ नॉन मेटल इन बोलना चाहिए, ऑन नहीं, इन नॉन मेटल ऑक्साइड increases, then acidic character increase। इंक्रीजेस। बोलिए, ये बात क्लियर है? यस। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि CO2 और SO2 दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा?
CO2 और कार्बन CO2 ज्यादा एसिडिक होगा। यस, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। Yes, sir. लेकिन ये सेम ग्रुप के नहीं है, तो हमें इसको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेम ग्रुप में हम लोग करते हैं ना, या सेम पीरियड में होना चाहिए, तो सेम पीरियड में भी नहीं है। ये तो डायगोनल रिलेशनशिप बन रही है, तो हमने गलत कंपैरिजन कर दिया। इसको ऐसा करिए, सिलिकॉन बना दीजिए, तो सेम ग्रुप हो जाएगा, वह लेटर भी एक जैसा हो जाएगा। अब ठीक है sir. अब भी ऑर्डर ये होगा, क्योंकि कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है ना बेटा। ग्रुप में हाँ चेक सर। करिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन नीचे आया तो साइज बढ़ा, साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। हमें मालूम है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, बिकॉज ऑफ हाँ इंक्रीज sir. साइज। तो इसलिए ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। एम आई ठीक है राइट? सर। हाँ sir. अगर आप इसको वाटर में डालेंगे तो क्या बनाएगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। ये और कार्बोनिक एसिड HCO। बनाएगा, और ये H4SiO4 बनाता है, सिलिका सिलिकेट, हाइड्रोजन सिलिकेट। ठीक है। यस सर। एक और ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और भी ज्यादा। इसमें बताइए जल्दी से कौन होगा। हरी अप। सर ग्रुप तो दोनों का एक ही है। कार्बन। ये ज्यादा होगा। क्यों होगा? देखिए, चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया। तो चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? हाँ सर, बढ़ेगी सर। तो इसलिए ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें बताइए, ये क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, जल्दी से। तो इसमें चार्ज कितना है, +1। इसमें कितना है, +3। इसमें कितना है, +5। इसमें कितना है, +7। तो बताइए एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। एम आई राइट? यस सर। आसान है। यस सर। चलिए, जल्दी से इसका बता दीजिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब एग्जांपल्स हैं, और बहुत बहुत ज्यादा हम लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। जल्दी से बताइए इसमें क्या ऑर्डर होगा। सर इसमें ऑर्डर होगा वही ऑक्सीडेशन स्टेट +5। देखेंगे। यहाँ पर क्या है, +1। यहाँ पर क्या है, +2। सर पर N2O5 तो एग्जिस्ट ही कर पाएगा ना? क्या बेटा? N2O5 एग्जिस्ट कैसे करेगा सर? करता है बेटा, ये डाइमर होता है ना। सर +5 N2O5 है ना, ऑक्सीडेशन पांच स्टेट तो बॉन्ड। पॉसिबल। बेटा ये डाइमर है ना, 5 बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप भूल जाइए। अभी खाली इसको आप ठीक। याद रखिए। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 एग्जिस्ट करती है ना इसकी, ये तो पता है ना। बॉन्ड 5 नहीं बनाता हाँ है, सर। याद रखिए, रिपीट करिए मेरे पीछे। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज नेवर 5, हैज मैक्सिमम कोवेलेंसी, ओके सर। बट इट कैन हैव मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5। यस सर। हाँ, कोवेलेंसी ओके 5 सर। नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो सकती है। तो ऑर्डर ये हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ये हो ओके। जाएगा। क्यों, +6 +2। ठीक है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। ओके सर। सेम इज द केस विथ मेटल। डी ब्लॉक, आप कह रहे थे ना मैं एसिड नहीं होते, मैं दिखाता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये लास्ट है।